दोस्तों नमस्कार। अर्पण जी के में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं आपका स्वागत करता हूं विनीत कुमार सिंह। आज हम लोग पेट के सिलेबस के निर्देशानुसार जो पेट के अंदर जो सिलेबस लगा है और इतिहास का जो टॉपिक लगा है उस पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा वो इसी टॉपिक से, इसी सिलेबस जो पढ़ाएंगे इसी से अंदर से आएगा। तो सबसे पहले आज हम जानना चाहेंगे कि एक मुख्य प्रश्न हमारा यहाँ से बनता है कि दिल्ली मतलब सबसे पहले किसने, मुस्लिम ने भारत पर आक्रमण किया। तो आप जैसे जानते ही हैं 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तो आइए शुरुआत करते हैं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। उसके बाद में एक ऐसा था, एक अरबी था। एक ऐसा मुसलमान था, अरबी मुसलमान था। यह भारत पर आक्रमण करने वाला, यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। प्रथम मुस्लिम था। इसके बाद में एक पॉइंट और बनता है। देखिए ये तो क्या था, अरबी, कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, क्या था, अरबी। एक प्रश्न और बनता है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम तुर्की सुबुक्तगीन था। तो दो व्यक्ति ऐसे थे जिनके बारे में प्रथम कहा जाता है, उन्होंने प्रथम आक्रमण किया था। तो पहले के बारे में हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम था, लेकिन कौन था, अरबी था। और दूसरा जो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था वो क्या था, तुर्की था। तो इन दो शब्दों पे काफी ध्यान रखना। इसके बाद में बात करें हम महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी के बारे में अगर बात करें तो 1001 से लेकर 1026 तक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें उसका 16वां आक्रमण बहुत ही प्रसिद्ध था। 16वां आक्रमण महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर गुजरात पर किया था।
और उसने बड़ी मात्रा में सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर को उसने बड़ी बुरी तरीके से लूटा। उसके बाद में सोना धन लेके चला गया। देखो, जब ये आया था इसका मुख्य उद्देश्य था धन को लूटना। अगर पूछा जाए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कारण क्या था, ये किस लिए आया था, तो आप कह सकते हैं ये धन को लूटने के लिए आया था। इसके बाद में अगर हम बात करें इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे महमूद गजनवी। इसके बाद में हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। महमूद गजनवी के बाद में भारत में कौन आता है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भारत में आया था। उसका सबसे पहले युद्ध युद्ध 1175 ईस्वी में 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ। मुल्तान के विरुद्ध हुआ। इसके बाद में इसका दूसरा युद्ध गौरी का युद्ध 1178 में 1178 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी वंश के राजा भीम द्वितीय के साथ हुआ। भीम द्वितीय के साथ हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई। यह गौरी की भारत में प्रथम हार थी। तो हमसे कई बार पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी पहली बार कब हारा था? तो 1178 में गुजरात के सोलंकी वंश के राजा भीम द्वितीय से हारा था। कब हारा था? इसके बाद में अगर हम बात करें, फिर 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ।
1100 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का युद्ध पृथ्वीराज चौहान से तराइन के मैदान में हुआ। यह तराइन का प्रथम युद्ध था। यह तराइन का प्रथम युद्ध था। यह तराइन का प्रथम युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है और इसमें विजय किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे। इसके बाद में बात करें तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है। यह तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है। इसमें क्या होता है? मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज हार जाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। है 1192 को जो गौरी का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो इसमें क्या होता है? गौरी की विजय होती है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में कभी कभी पूछ लिया जाता है पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन रहता था? तो चंद्रबरदाई नाम का कवि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहता था, जिनकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की बात करें, अधूरा ग्रंथ था, जबकि उनके लड़के ने इसको पूरा करवाया था। इस ग्रंथ को पृथ्वीराज चौहान छोड़कर चले गए थे, फिर उनके लड़के ने इसको पूरा करवाया था। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। इसके बाद में बात करें, यहाँ से पृथ्वीराज चौहान के एंड हो जाता है। फिर इसके बाद में 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का युद्ध कन्नौज के राजपूत शासक जयचंद के बीच में होता है। जयचंद के बीच में होता है, जिसमें
गौरी की विजयी होती है, गौरी की विजय होती है और जयचंद हार जाते हैं, हार जाते हैं। इसी को चंदावर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसको चंदावर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था। इसमें क्या है, जयचंद हार जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है, मोहम्मद गौरी भारत से चला जाता है। उसके साथ में उसका एक गुलाम आता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वो यहाँ पर क्या करता है, सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहीं छोड़ जाता है और खुद वापस चला जाता है। तब तक क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पर अपने अभियानों के द्वारा क्षेत्र का विस्तार करता है। फिर इसके बाद में इतना नोट कर लो पड़ता है। फिर इसके बाद में एक बार फिर से 1205 में मोहम्मद गौरी दोबारा से भारत आता है। 1205 में एक बार फिर से दोबारा मोहम्मद गौरी भारत आता है। फिर उसका युद्ध खोखरों से होता है, खोखरों से होता है। खोखर एक जनजाति थी, खोखरों से इसका युद्ध होता है। यह खोखरों को पराजित कर देता है, यह खोखरों को पराजित कर देता है। और एक बार फिर से जीतने के बाद ये फिर से वापस चला जाता है। और वापस जाते समय वापस गजनी जाते समय इसकी हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ये जब वापस जा रहा होता है तब इसकी क्या करते, कोई भी सुना जाता है, माना जाता है कि खोखरों ने ही इसको मार दिया था। तो रास्ते में वापस जाते समय इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। अब ये दिक्कत आती है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था, मतलब ऐसा कोई उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर पाया था। एक व्यक्ति उसके साथ में था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर आ जाती है। नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है और फिर 1206 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक
गुलाम वंश या ममलूक वंश की स्थापना करता है। देखो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, ये उसका सेनापति होता है। फिर क्या करता है, ये गुलाम होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन होता है, गुलाम होता है। तो अपने नाम से गुलाम वंश या ममलूक वंश की क्या करता है, की स्थापना कर देता है। गुलाम वंश के बारे में बताएं तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी था इसको खरीद के लाया था, ये क्या था, उसका गुलाम था। अब यहां से गुलाम वंश की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें, दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें कितने वंश आए थे, तो एक बार वंशों का क्रम लिख लो, फिर उसके बाद में हम गुलाम वंश की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले गुलाम वंश गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। इसके बाद में खिलजी वंश, खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 तक। इसके बाद में आते हैं तुगलक वंश, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। इसके बाद में फिर आता है सैयद वंश, सैयद वंश। सैयद वंश की अगर बात करें तो 1414 ईस्वी से 1551 ईस्वी तक। इसके बाद में पांचवा वंश है लोधी वंश, लोधी वंश। लोधी वंश की अगर बात करें तो 1551 ईस्वी से 1414 ईस्वी से, सॉरी यहाँ पे थोड़ा फॉल्ट हो गया, ये 1451 है। 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहता है। तो दिल्ली सल्तनत काल की बात करें, इसमें 5 वंशों का उदय होता है। ये 5 वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब हम इनमें सबसे पहले गुलाम वंश की बात करेंगे, फिर क्रमशः चलते रहेंगे। इतना नोट कर लो। गुलाम वंश, ममलूक वंश, 1206 से 1290 तक। इसके अंतर्गत सबसे पहले शासन करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से
1210 तक। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था और उसने क्या क्या काम किए, कहाँ से आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति तुर्क जाति का था। तुर्क जाति का था। देखिए, एक शब्द आता है गुलाम या ममलूक। ममलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान को ममलूक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? तुर्क जाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर हम आपको कहानी बताएं तो कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले बचपन में ही अपने परिवार से बिछड़ गया था। परिवार से बिछड़ने के बाद में इसकी मुलाकात एक अजीज नाम के व्यक्ति से हो जाती है और अजीज नाम का व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक को ले आता है अपने घर पर। ले आने के बाद में फिर वो क्या करता है, इसको हर कला में निपुण करवाता है, तलवारबाजी सिखाता है और जितने भी मतलब युद्ध में चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है सारे गुणों का इसके अंदर निरूपण करता है। उसके बाद में इसे कुरान सुरीली आवाज में पढ़ना सिखाता है। तो पूर्ण रूप से तैयार करने की किसने किया था? तो अजीज नाम का एक व्यक्ति था, मोहम्मद अजीज नाम के व्यक्ति ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हर चीज में निपुण किया। जब ये पूर्ण रूप से तैयार हो गया उसके बाद में क्या होता है, अजीज की मृत्यु हो जाती है। जो व्यक्ति इनको ले आया था उसने इनका पालन पोषण किया तो अजीज की हो जाती है मृत्यु। फिर क्या होता है, इसके पुत्र होते हैं दो, अजीज के दो पुत्र होते हैं। वो क्या करते हैं, एक गुलाम था उनके पास रहता था, उन्होंने इसको क्यों रखेंगे भाई, किसी व्यक्ति को हम क्यों रखेंगे। उन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया। इसको बेचा, जब वो बेचने ले गए तो उसके तभी इसको खरीद लेता है मोहम्मद गौरी। कौन खरीद लेता है? मोहम्मद गौरी। तो वही सबसे अच्छा दिन होता है गौरी के लिए जिस दिन कुतुबुद्दीन ऐबक उसके साथ में पहुंच जाता है। यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का विजय मतलब होनी सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि ये एक बेस्ट मतलब कह सकते हैं योद्धा इसको। इसके बाद में अगर हम बात करें, इतना नोट कर लो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर बात करें तो 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं से प्रश्न बनता है परीक्षाओं में। इसे कुरान ज्ञाता कहा जाता है। कुरान का ज्ञाता कहा जाता है। उसके बाद में लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला। इसके बाद में इसने कौन कौन सी चीजें बनवाई थी। एक प्रश्न यहां से बनता है कि इसने कौन कौन सी चीजें बनवाई थी। तो यहां से कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। तो कुब्बत उल एक कह सकते हैं एक
मंदिर है, मंदिर की जगह पर तोड़कर इसने बनाया था कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उस इस्लाम बनवाया। उसके बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कुतुब मीनार की कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव रखी। तो इतने काम किए। इसे कुरान ज्ञाता कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान करने वाला। कुब्बत उस इस्लाम की स्थापना करवाई, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। उसके बाद में कुतुब मीनार की नींव रखी। अगर इसके बारे में पूछा जाता तो ये अजमेर में है, अजमेर में है। इतना नोट कर लो। इसके बाद 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसकी क्या मृत्यु हो गई। फिर इसका मकबरा पूछा जाता है, इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो ऐबक का मकबरा, ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। ये तो बात हो गई किसकी, ऐबक की। इसके बाद में हम बात करें तो एक ट्रिक आपको बताते हैं। सारे गुलाम वंश के जितने भी शासक हैं उनको एक साथ ऐसी व्यवस्था बनाएं कि सारे शासक एक ही साथ में आ जाएं। तो एक लाइन है इसके लिए, कोई फिर से राम को लाओ, कोई फिर से राम को लाओ, नहीं तो नाश हो जाएगा वन का। कोई फिर से राम को लाओ, नहीं तो नाश हो जाएगा वन का से मतलब है कुतुबुद्दीन। आ से मतलब है आराम शाह। और ई से बात की जाए तो इल्तुतमिश। उसके बाद में फाज से बात की जाए तो रुकनुद्दीन फिरोज। इसकी बात की जाए तो फिरोज। रा से बात की जाए तो रजिया सुल्ताना। उसके बाद में अगर राम की बात की जाए
तो राम से बनता है बैराम शाह, बहराम शाह, बहराम शाह। और ला का मतलब बनता है अलाउद्दीन। उसके बाद में नसरुद्दीन महमूद शाह, महमूद शाह। इसके बाद बनता है नसरुद्दीन महमूद शाह। उसके बाद में फिर बचता है कौन? वन। वन का मतलब है बलबन। अब का मतलब है कैकुबाद। और उसके बाद में अंत में एक और बचता है जिसे कहते हैं क्यूमर्स। तो इतने व्यक्ति गुलाम वंश के अंतर्गत आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्ताना। और उसके बाद में फिर ऊपर चला जाता है बैराम शाह और नसरुद्दीन महमूद शाह, बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स। इतने व्यक्ति दिल्ली सल्तनत में आके बिल्कुल क्रम से लगे पड़े हैं, बिल्कुल क्रम से हैं। देखिए, आराम शाह के बाद कुतुबुद्दीन के बाद में किसका आता है? आराम शाह। आराम शाह इतना है कि इसका इतिहास में कहीं भी ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, बिल्कुल आराम से रहता था, इसीलिए इसने कुछ काम नहीं कर पाया। तो लेकिन कुतुबुद्दीन के ऐबक के बाद में किसका नाम आएगा? आराम शाह का। आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश। इल्तुतमिश प्रमुख हैं। तो हम इल्तुतमिश के बारे में अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।